रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन 24 घंटे भी नहीं गुजरे और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। अब ये नए चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं या साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, मामला क्या है, क्या डेवलपमेंट हुई है, एक तो इस खबर की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइश के 3 बड़े इंकशाफ सेंसर कर दिए गए। अब वो 3 इंकशाफ क्या थे, किसने सेंसर किए हैं, मामला क्या है, इसकी डिटेल भी आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा नाज़रीन, हमारे वीलॉग के जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। तो सबसे पहले जो 2 वकला रहनुमाओं की गिरफ़्तारी हुई थी, एक तो शेर अफजल मरवत को लाहौर में गिरफ़्तार किया गया था, दूसरा आज नैब ने फवाद चौधरी की करप्शन केस में, मुबैना करप्शन केस में गिरफ़्तारी डाल दी है। तो इन दोनों वकला रहनुमाओं की गिरफ़्तारी पे आज सुप्रीम कोर्ट बार ने एक अलामिया जारी किया है, जिसमें एक तो इन दोनों वकीलों की गिरफ़्तारी की मज़म्मत की गई है और साथ ही ये मुतालबा किया गया है कि फवाद चौधरी और उसके साथ साथ शेर अफजल मरवत को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। इसके अलावा नाज़रीन, दूसरी डेवलपमेंट, जब फवाद चौधरी साहब की तोशा खाना केस में अडयाला जेल में, तोशा खाना नहीं, नैब के केस में अडयाला जेल में गिरफ़्तारी डली है, तो आज अडयाला जेल में इमरान खान साहब के तोशा खाना केस की भी समाअत हुई। उसमें भी खान साहब को अरेस्ट किया जा चुका है। उनकी जो अबूरी ज़मानत थी वो जज मोहम्मद बशीर साहब ने रिजेक्ट कर दी थी, तो 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया था। इस्तदा तो नैब के वकला ने 7 दिन की थी, तो आज 2 दिन का जिस्मानी रिमांड था। वो मुकम्मल होने के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को अडयाला जेल में लगी एहतसाब अदालत में पेश किया गया। आज फिर नैब की जानिब से 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा गया। आज जो ओवर टेकिंग थी सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पे नैब के प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी आए हुए थे। हमने पूछा था कितने दिन का जिस्मानी रिमांड मांगेंगे, नहीं मांगेंगे, तो उन्होंने कहा जी 5 दिन का मांगेंगे। लेकिन सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब खुद नहीं गए, एक और प्रोसिक्यूटर थे, वो वहाँ पर गए और उन्होंने 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा। लेकिन जज साहब ने इमरान खान साहब के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को रद्द कर दिया और खान साहब को 14 दिन के लिए जुडिशल कर दिया गया है। ये नाज़रीन 2 अहम डेवलपमेंट हुई हैं। अब आ जाते हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बिल्ली थैले से बाहर आने का क्या मामला है। तो सबसे पहले जो सवाल मैंने अपने इब्तदाइये में दिया कि ये साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं या मौजूदा तहरीक इंसाफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, ये नाज़रीन दोनों हैं, ना साबिक हैं, ना अकेले साबिक हैं, ना अकेले मौजूदा हैं। ये दोनों चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, यानी इमरान खान भी हैं और बैरिस्टर गौहर साहब भी हैं। और जैसा कि मैंने इब्तदाई में ये भी कहा कि 24 घंटे भी नहीं गुजरे और बिल्ली थैले से बाहर आ गई। अब आपके साथ जो खबर है वो शेयर करते हैं। नाज़रीन, नए चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली ख़ान का स्टेटमेंट सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कल जो इंतखाबात के हवाले से फ़ैसला दिया है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सस्पेंड कर दिया गया है। अब बहुत सारे दोस्त जो कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले दावा कर रहे थे कि इलेक्शन नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन डिले कर देगी, ये कर देगी, लेकिन जब फैसला आया तो उन दोस्तों के दांत भी खट्टे हो गए और भी बहुत सारे जो सोशल मीडिया के ऊपर वॉरियर हमने देखे उनके दांत भी खट्टे हो गए। पहले तो खामोश बैठे रहे, लेकिन फिर चीखला चिल्लाना शुरू कर दिया, जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ प्रोपोगंडा कि भाई ये क्या कर दिया, वो कर दिया। तो आज जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं बैरिस्टर गौहर अली, उनका एक स्टेटमेंट सामने आया है। अब वो स्टेटमेंट भी आपको पढ़ देता हूँ और साथ साथ जो फैक्ट हैं वो भी बताता जाता हूँ और एनालिसिस भी करता जाता हूँ। नेशनल बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतमिन नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब मुझे ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ का ताल्लुक़ क्या है, चाहे बैरिस्टर गौहर अली हों, चाहे साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान हो। तहरीक इंसाफ तो लाहौर हाई कोर्ट में ये पटिशन लेके नहीं गई थी। तहरीक इंसाफ ने तो अपने पार्टी के एक शख्स को, उमैर नियाज़ी साहब को, इंडिविजुअल कैपेसिटी में उन्हें खुद अदालत में कहा कि मैं ज़ाती हैसियत में आया हूँ, तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं आया। तो एक ज़ाती हैसियत में दायर की पटिशन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे अपने गले से लगा रही है, कैसे ऑन कर रही है। यानी कल जो एक चीज़ें चलती रही कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन डिले कराना चाहती है, तो आज आप ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपके बिहाफ पे आपकी पार्टी के अथॉरिटी लेटर के बगैर उमैर नियाज़ी लाहौर हाई कोर्ट में गए थे,
अब बहुत सारे दोस्तों ने सवाल पूछना है कि जुडिशरी से क्यों नहीं कराया गया, मैं उस पर आता हूँ नाज़रीन। लेकिन बात यह है कि ये जो बैरिस्टर गौहर साहब का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतमईन नहीं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो रिकॉर्ड के मुताबिक आपका लाहौर हाई कोर्ट की पटिशन से, उमैर नियाज़ी की पटिशन से, मुकदमे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक नहीं बनता। अगर ताल्लुक बनता है तो फिर कल जो खबरें चल रही थी कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन डिले कराना चाहती है, तो फिर इस पटिशन का मकसद वही नज़र आता है कि किसी को आगे करके अपना मफाद हासिल करना, चेहरा कुछ और पीछे कुछ और। दूसरी बात उन्होंने की कि इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हमारी दरख्वास्त है कि हमारी इस्तदा है कि हमारी दरख्वास्त भी सुन लें। नाज़रीन, फैक्चुअली इनकरेक्ट बात कर रहे हैं नए चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान साहब। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ की कोई दरख्वास्त भी नहीं है। जो कल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि ये सारा रिकॉर्ड लाहौर हाई कोर्ट का हमारे पास लाया जाए, वो भी उमैर नियाज़ी का है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई अथॉरिटी लेटर उमैर नियाज़ी साहब के पास नहीं था। और कमरा अदालत में जो अबूज़र सलमान नियाज़ी साहब थे, उन्होंने वाज़ेह तौर पे बताया कि ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में आए हैं, लेकिन इनका ताल्लुक सियासी जमात से है, लेकिन आए इंडिविजुअल कैपेसिटी में है, तो वो इंडिविजुअल दरख्वास्त है, वो तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त नहीं है। अगली बात सुने नाज़रीन, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब कहते हैं, वैसे नाज़रीन मैं एक और चीज़ भी आपको बताना चाह रहा था कि अगर ये इस्तदा करनी थी आपने तहरीक इंसाफ में, तो खुद पिटीशन लेके चले जाते, फिर हाई कोर्ट में क्यों सुप्रीम कोर्ट पिटीशन लेके आते? आपकी नीयत दुरुस्त थी तो आप फिर जेस्चर ये देते कि सिर्फ क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट की नाज़रीन अपनी जुरिस्डिक्शन है, लाहौर हाई कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके केपी का इलेक्शन, बलोचिस्तान का इलेक्शन, सिंध का इलेक्शन नहीं रुकवा सकती, वफाकी दारुल हुकूमत का इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट नहीं रुकवा सकती। अगर इनकी इंटेंशन दुरुस्त थी तो सबसे पहले तो फिर इलेक्शन कमीशन में आप जाते, इलेक्शन कमीशन से आपको रिलीफ ना मिलता तो आप पांचों हाई कोर्ट में यही दरख्वास्तें तहरीक इंसाफ खुद लेके जाती अपने अथॉरिटी लेटर के साथ, तो फिर तो होता कि आपकी बोनाफाइडी है। लेकिन इसमें तो मेलाफाइडी नज़र आती है। जो पटिशन लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई, लगता है कि लाहौर हाई कोर्ट को भी इस्तेमाल किया गया किसी न किसी तरीके से। तो आगे बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि जो डीसी और जो असिस्टेंट कमिश्नर है, ये तो हमारे एमपी ऑर्डर लोगों के जारी करते हैं, ये कैसे साफ शफाफ इलेक्शन करवाएंगे? पहला एमपीओ का ऑर्डर कब जारी हुआ? 9 मई के वाक़यात के बाद जारी हो रहे थे ना, 9 मई के वाक़यात के बाद जारी हो रहे थे। आपने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन की पटिशन दायर की, सुप्रीम कोर्ट ने आपकी इलेक्शन की पटिशन पे 8 फरवरी की तारीख सदर इलेक्शन कमीशन से लेके दी। आप वहाँ पे बात करते, आप वहाँ पे चीफ जस्टिस काजी फायसा से कहते कि जुडिशल अफसरान के नीचे आप इलेक्शन करवाएं। आप इलेक्शन कमीशन से अभी कह दें कि 8 फरवरी को इलेक्शन कराए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग अफसरान ना लिया जाएँ, DROs ना लिए जाएँ, AROs ना लिए जाएँ और ROs ना लिए जाएँ। आपने वहाँ पे बात ही नहीं की और ख़ुद कहा कि इंश्योर कराएं कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो। वहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट से यकीन दहानी मांग रहे थे और लाहौर हाई कोर्ट में जाके अपने एक पार्टी के शख्स के ज़रिए इंडिविजुअल दरख्वास्तें दायर कर रहे थे। और फिर ये जो नाज़रीन बात करते हैं, जो बैरिस्टर गौहर साहब ने बात की कि रिटर्निंग अफसरान जो है वो अदलिया से होने चाहिए, वही साफ शफाफ इंतखाबात करवा सकते हैं। अब नाज़रीन देखें कि कितना बड़ा तजाद है, कितना बड़ा तजाद है कि बिल्ली थैले से बाहर आ रही है कि इनके मकासद क्या थे, इनका प्लान क्या था। इमरान खान जेल में बैठे हैं, उन्होंने अपने लीगल टीम को, नए चेयरमैन को, अपने वकला को टास्क का किया था कि मैं अगर बाहर नहीं हूँ, मेरी अगर ज़मानत नहीं होती, मैं अगर क्वालिफाई नहीं करता तो इलेक्शन कोई भी नहीं लड़ेगा। बज़ाहिर तो ये चीज़ नज़र आती है कि यही इनका जो है वो प्लान था। लेकिन चलें, अदलिया से अगर जुडिशल अफसरान साफ शफाफ इंतखाबात कराते हैं तो सबसे पहले तो आप माफ़ी मांगें, सबसे पहले तो इमरान खान जेल से माफ़ी मांगे, पूरी तहरीक इंसाफ माफ़ी मांगे कि 2013 में जिन जुडिशल अफसरान पे हमने करप्ट धांधली कराने का इल्ज़ाम लगाया था वो गलत था। 2013 में नाज़रीन जुडिशल अफसरान ही थे ना, जब इमरान खान साहब ने उन जुडिशल अफसरान की ऐसी की तैसी फेर दी थी, बल्कि वो मरीम नवाज़ साहबा का एक मारूफ लफ्ज़ है, जई तई फेर दी थी, तो खान साहब ने जई तई फेर दी थी जुडिशल अफसरान की भी और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की भी। और फिर सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट का केस चला था तो हामिद खान साहब को पेश करके वहाँ से जान छुड़वाई थी इमरान खान साहब ने। और फिर डेफामेशन का सूट फाइल किया था उन्होंने, जनाब अपने इफ्तिखार चौधरी साहब ने। खान साहब वहाँ पे भी पेश नहीं होते। और फिर जो एलिगेशन थे 2013 के इलेक्शन के, वो कहाँ साबित हुए? जो खान साहब ने लगाए थे कहाँ साबित हुए? जुडिशल कमीशन एक बना था ना, उस जुडिशल कमीशन ने खान साहब के तमाम इल्ज़ामात को रद्द कर दिया था। आज आपको जुडिशल अफसरान चाहिए तो आपको चाहिए थे तमाम हाई कोर्ट्स में जाते, हाई कोर्ट से पहले इलेक्शन कमीशन में जाते, या कहीं भी ना जाते, इन दोनों जगहों को छोड़ते। इलेक्शन कमीशन से डेट लेके दी है, सदर पाकिस्तान से डेट लेके दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। आपकी पटिशन पे आपके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, आप पटिशन लेके सुप्रीम कोर्ट चले जाते।
आप सुप्रीम कोर्ट तो गए नहीं, तो इससे क्या चीज़ नज़र आता है, क्या चीज़ नज़र आती है? और ये नज़रबंदियाँ कोई आज की नहीं, नज़रबंदियाँ तो मई के बाद से चल रही हैं। तो आप जैसे ये इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल हुआ था, 8 फरवरी की डेट आई थी, ग़ालिबन 3 नवंबर को आप चले जाते, साथ में वहीं पे दरख्वास्त कर लेते कि ये MPO के ऑर्डर हमारे खिलाफ जारी करते हैं। और सारों ने तो जारी नहीं किए, KPK वाले ने जारी कर दिए, अपना पेशावर वाले ने जारी कर दिए, लाहौर वाले ने जारी कर दिए, पिंडी वाले ने जारी कर दिए, इस्लामाबाद वाले ने जारी कर दिए। 4 ने आपके MPO ऑर्डर जारी किए, 3 या 16 के जो भी जिसने भी जारी किए, 4 लोगों ने जारी किए, ये 4 शहरों से जारी हुए। आपने पूरे पाकिस्तान के आरओज़ उड़ा के रख दिए, यानी आप इलेक्शन नहीं चाहते थे। और ये जो बैरिस्टर गोल अली खान साहब का बयान है, ये इमरान खान साहब का बयान है, और ये बताता है कि प्लान क्या था, क्या सोचा जा रहा था, वो सब कुछ नाजरीन दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। तो बहरहाल नाजरीन, जो प्लान था वो तो बेनकाब हुआ, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जस्टिस काजी फायसा की खूब जो है वो ट्रोलिंग की जा रही है। लेकिन ठीक है, कर लें, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। इससे ये आश्कार हो रहा है, इससे बेनकाब हो रहा है कि आप इलेक्शन नहीं चाहते थे, आप इलेक्शन को रुकवाना चाहते थे। आप दिखाते कुछ हैं, आप करते कुछ हैं। इल्ज़ाम सब पे लगा रहे थे कि ये इलेक्शन नहीं चाहते, लेकिन इलेक्शन के मैदान से आप भाग रहे थे। अगली खबर नाज़रीन, लतीफ़ खोसा साहब ने ऐलान कर दिया है कि वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब इस्लामाबाद से आज़ाद हैसियत में वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और शाहिद काकान अब्बासी एयरवाइज न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने नून लीग छोड़ने का फैसला कर लिया है। आइंदा चंद रोज़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शाहिद काकान अब्बासी नून लीग छोड़ने का ऐलान करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करनी है, इस तारीख के ऊपर नाज़रीन मुशावरत जारी है। इसके अलावा नाज़रीन, आर्मी चीफ अमेरिका के अपने पहले दौरे पे हैं, उनकी वहाँ पे जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं उनके साथ मुलाकात हुई है, मसला कश्मीर पर, दीगर इशूज़ पर। इसके अलावा नाज़रीन, जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, इन 3 अहम शख्सियात के साथ भी आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब की मुलाकात हुई है। डिप्टी नेशनल एडवाइज़र अमेरिका के, उनके साथ भी मुलाकात हुई है, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। इसके अलावा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ से भी मुलाकात हुई है। नाज़रीन, अल्लाह करे ये जो पहला दौरा है हमारे आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब का, ये कामयाब हो, पाकिस्तान के लिए खुशखबरी लेके आए। अब बहुत सारे दोस्त बात कर रहे होंगे या सवाल उठा रहे होंगे कि ये आर्मी चीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के साथ मुलाकात करने का क्या तुक बनता है, या सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के साथ, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के साथ बनता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ, या जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा है उनके साथ मुलाकात का क्या ताल्लुक़ बनता है। नाज़रीन, ताल्लुक़ बनता है, ताल्लुक़ बनता है। आप पाकिस्तानी भी हैं, सिर्फ आर्मी चीफ नहीं। मैं नाज़रीन इस्लामाबाद में बैठा हूँ, हमारे तो वहाँ से अरकान असम्बली मुंतखब होते हैं ना, सूबाई असम्बली का, कौमी असम्बली का। उनको चाहिए कि मेरे शहर के जो इश्यूज़ हैं आके पार्लियामान में डिस्कस करें, उनको हाईलाइट करें। लेकिन एक शहरी होने के नाते मैं भी जहाँ पे मुझे मौका मिलता है मैं अपने शहर की बात करता हूँ, अहमदपुर शर्किया की बात करता हूँ, अहमदपुर ईस्ट की बात करता हूँ कि वहाँ पे ना पीने का साफ़ पानी है, ना एजुकेशन की सहूलियात हैं, ना सेहत की सहूलियात हैं। वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी साहब से एक जज साहब की बेटी की शादी में मुलाकात हुई, उनसे मैंने अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं मांगा। मैंने कहा जी मेरा शहर तबाह हो रहा है, मेरा शहर जो है वो तवज्जो चाहता है, लेकिन उस पर तवज्जो पिछले 20-25 साल से नहीं दी जा रही। और मुझे ये कहने दें आप जो मेरे देखने वाले हैं कि अगर मेरे शहर में कुछ थोड़ा बहुत काम हुआ था, थोड़े बहुत की बात कर रहा हूँ, हालांकि काम बहुत ज़्यादा वहाँ होने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों के पास खेलने के लिए मैदान नहीं है, लोगों के पास सेहतमंदाना सरगर्मियों के लिए जगह नहीं है, वॉक करने की जगह नहीं है, रनिंग करने की जगह नहीं है, लोगों के पास नौकरी के मौके नहीं हैं, लोगों के पास इंटरटेनमेंट के मौके नहीं हैं। तो वहाँ के लोग क्या सोचते होंगे, वो किस तरीके से मुल्क में अपना फ़ाल किरदार अदा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। नौकरियों के लिए लोग शहर छोड़ के दूसरे शहर जाना पड़ता है। अपने जैसे कि मैं अपने वालिदैन को छोड़ के यहाँ पे मौजूद हूँ, न जाने कितने नौजवान अपने घर वालों को छोड़ के दूसरे शहरों में गए हुए हैं। अगर वहाँ पे उनको मौके मिलें, बहावलपुर के डिवीज़न को वहाँ पे इंडस्ट्री मिल जाए, फैसलाबाद में लग जाती है, कपास पूरे जनूबी पंजाब में होती है, लेकिन टेक्सटाइल मिलें फैसलाबाद में हैं, ज़्यादती है ना, वहाँ पे कोई भी नहीं है। तो मैं अपने शहर की बात करता हूँ। अगर आर्मी चीफ अमेरिका में जाके, ठीक है वो आर्मी चीफ हैं लेकिन पाकिस्तान के शहरी भी हैं, एक पाकिस्तानी भी हैं, तो जाके अगर मसला कश्मीर पे बात करते हैं तो मसला कश्मीर का भी ठीक है, फ़ौरन
मिनिस्टर जाके बात करता है, लेकिन ये पाकिस्तान की फ़ौज से रिलेटेड इशू भी है। तो हमें इस तरह की जो चीज़ें हैं उन्हें पॉजिटिव देखने की ज़रूरत है, उन्हें नेगेटिव देखने की ज़रूरत नहीं। इसके अलावा नाज़रीन, एक अफसोसनाक खबर है अमीर कुवैत सुहेल वड़ाई साहब वाली खबर पे आता हूँ नाज़रीन। शेख नवाफ अल अहमद अल सबा 1937 में पैदा हुए, 86 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ है, दुनिया से रुखसत हुए हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आर्ज़े में अर्ज़ा उनको लाहक था, लेकिन कौन सा अर्ज़ा लाहक था ये रिपोर्ट नहीं हो सका। हॉस्पिटल में एडमिट थे और वहीं पे उनका इंतकाल हुआ है। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए और आगे वाली ज़िंदगी को आसान फरमाए। अब आ जाते हैं नाज़रीन, सुहेल वड़ाई साहब के कौन से 3 बड़े इंकशाफ सेंसर कर दिए गए। नाज़रीन, सुहेल वड़ाई साहब अपने कॉलम्स में सियासतदानों का नाम लेते हैं, इमरान खान का नाम लेते हैं, नवाज शरीफ का लेते हैं और लोगों का लेते हैं, लेकिन जहाँ पे बात आती है मुक़्तदर लोगों की, बाख्तियार लोगों की, जिन्हें मुक़द्दस गायें कहते हैं, वहाँ पे सुहेल वड़ाई साहब भी जो है वो खामोश हो जाते हैं या बीप लग जाती है। अब ये जो कॉलम मैं सुहेल वड़ाई साहब का आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ, इसमें 3 जगहों को पर 3 बड़े अहम इंकशाफ तो किए, लेकिन बंदे कौन थे ये सुहेल वड़ाई साहब ने नहीं बताया। अब सुहेल वड़ाई साहब को चाहिए था कि जहाँ आप नवाज शरीफ के ऊपर एलिगेशन पे बात कर लेते हैं कि ये जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है ये इसको ख़त्म करने में नवाज शरीफ अपना किरदार अदा करे, लेकिन नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ उन लोगों के फिर आप नाम भी लेते, फिर नाम लेते ना, मैंने बाकी सबके नाम लिया। मैं भी आपको नाज़रीन कॉलम पढ़ देता हूँ कि किस किस का नाम लिया और किस किस का नाम सुहेल वड़ाई साहब ने नहीं लिया। सीनियर साफ़ी हैं, मेरे उनके लिए बड़ा अदब है, बड़ा एहतराम है, लेकिन मेरे ख्याल से जब आप बाकी जजों का नाम ले रहे हैं तो इनका भी आपको नाम लेना चाहिए था या फिर ये जिक्र ही नहीं करना चाहिए था। सुने नाज़रीन, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, यानी ये कॉलम लिखा है अदलिया की नाइंसाफ़ियाँ। वड़ाई साहब कहते हैं कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद से रवायत किया जाता है ताकि तारीख़ के सबसे बड़ी इंसाफ़ियाँ इंसाफ के अवानों में हुई। इस कौल के हवाले से पाकिस्तान अदलिया की नाइंसाफ़ियाँ मुल्क की रूह और जिस्म पर मुसलसल कचोके लगाती रही हैं। जस्टिस मुनीर के बदनामे ज़माना मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में फ़ैसले के बाद भुट्टो फांसी केस ने तो इस बात पे मोहर तस्दीक कर दी कि माई लॉर्ड में अगर गुस्सा, तासुब, हसद और लालच आ जाए तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। सबको इल्म है कि जस्टिस मौलवी मुश्ताक का भुट्टो से ज़ाती अनात था कि असलम रियाज हुसैन को क्यों चीफ जस्टिस बनाया, और हमने कुदरत का इंतकाम भी देखा कि मौलवी मुश्ताक के जनाजे पर शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया था। अहले जनाजा मैयत छोड़ के भाग गए थे। अच्छा, जो दुनिया में नहीं है उनका नाम लिया जा रहा है या फिर जो सियासतदान है उनका नाम लिया जा रहा है। आगे सुने नाज़रीन, हमारी रवायत में है कि इसी दुनिया में भी अमाल का हिसाब देना पड़ जाता है। मौलवी मुश्ताक के साथ भी शायद यही हुआ। जस्टिस अनवारुल हक और उनके साथी जजों की अक्सरियत भी भुट्टो साहब से इख्तलाफ रखती थी, कुछ खौफ और दबाव का शिकार थे, इसलिए भुट्टो के खिलाफ फैसला दिया। जस्टिस अनवारुल हक को भी इस फैसले के नताइज भुगतना पड़े। आलमी अदालत इंसाफ के इंतखाब में भी बुरी तरह हारे और आखिरी उम्र में तन्हाई का शिकार होकर इस दुनिया से रुखसत हुए। आजकल जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस दोबारा रीओपन हुआ है। देखना यह है कि आज की अदालत माजी के इस जुडिशल मर्डर की स्याह तारीख कैसे दुरुस्त करती है। सिर्फ भुट्टो केस ही नहीं, यह भी साबित हो चुका है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ फैसला भी सैफुर रहमान और नवाज शरीफ के दबाव पर सुनाया गया था। यही वजह है, यानी यहाँ पे नवाज शरीफ का नाम भी ले लिया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का भी ले लिया, मलिक क़य्यूम का भी ले लिया और जस्टिस राशिद अजीज़ को मुस्तफ़ी होना पड़ा था। आगे लिखते हैं कि कुदरत का अजीब दस्तूर देखें कि जस्टिस क़य्यूम ने ही बेनज़ीर के खिलाफ फैसला सुनाया और बाद में जब वो मुशर्रफ दौर में अटॉर्नी जनरल बने तो उन्होंने ही स्विस हुकाम को ख़त लिख कर बेनज़ीर भुट्टो और ज़रदारी के खिलाफ मुकदमात ख़त्म करने का कहा। आगे सुने, आजकल अदलिया की एक और नाइंसाफ़ी यानी नवाज शरीफ के खिलाफ भी ज़ेर बहस है। हाल ही में मियाँ नवाज शरीफ ने JIT का मुजवज़ा नाम व्हाट्सएप करवाने वाले जज शेख अजमत सईद का नाम लिया। ये सुहेल वड़ाई साहब नाम नहीं ले रहे, ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने शेख अजमत सईद का नाम लिया। अब यहाँ पे उन्होंने नाम नहीं लिया। आगे सुने, और कहा कि उन्होंने ग्रेड 19 की एक खातून की प्रमोशन की सिफारिश की। जब उनका काम ना हो सका तो उन्होंने एक मुकदमे में फैसला सुनाते हुए कहा कि अडयाला जेल की एक कोठड़ी वज़ीर आज़म के लिए खाली है। उन रिमार्क्स पर वज़ीर आज़म की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को, ये अनवर ज़ी जमाली साहब को की बात हो रही है, कोई एहतजाजी ख़त लिखा गया। यहाँ पे अनवर ज़ी जमाली साहब का नाम नहीं लिखा, मगर उसका कभी जवाब नहीं दिया गया। ये नाज़रीन मामला ये था कि खातून की प्रमोशन का मामला था, सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ था। वो खातून कह रही थी कि मेरी समरी वज़ीर आज़म के पास है, नवाज शरीफ के पास है, लेकिन उसकी अप्रूवल नहीं हो रही। ये उसका हवाला दिया है। आगे सुने कि मेरे पास एक मोतबर ज़रिया का दिया गया वो डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद है
जिसमें उन्हें जज साहब के हमजा शहबाज शरीफ के खिलाफ रिमार्क्स दर्ज थे, यानी कोई लेटर था शेख अजमत साहब का, उसमें हमजा शहबाज शरीफ के खिलाफ उनके रिमार्क्स थे। ये उस दौर की बात है जब जनरल मुशर्रफ के दौर में ये जज साहब नैब के लिए यानी प्रोसिक्यूटर के तौर पे काम करते थे, डिप्टी प्रोसिक्यूटर के तौर पे। इस डॉक्यूमेंट से जाहिर होता है कि माय लॉर्ड पहले ही शरीफ ख़ानदान के ना सिर्फ खिलाफ थे बल्कि उनके इख्तलाफ के बाकायदा सबूत मौजूद हैं। जब इनका शरीफ ख़ानदान से नफरत और तासुब का ताल्लुक था तो फिर इनका फैसला तो नवाज शरीफ के खिलाफ ही आना था। अब सुनते जाएँ। इन्हीं दिनों में जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा ज़ेर समाअत था तो एक नून लीगी वज़ीर खुफिया तौर पे एक मीलॉट से मिला। अब उस जज साहब का नाम लिखें, कौन सा वज़ीर नून लीग का किस मीलॉट के साथ मिला। तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ इस्तीफ़ा दें, हम पर बहुत दबाव है। दिलचस्प बात यह है कि यह वही ख्वाहिश है जिसका इज़हार जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने मलिक रियाज के ज़रिए नवाज शरीफ से किया था। गोया ISI के सरबराह जनरल ज़हीरुल इस्लाम और मीलॉट का मौक़िफ़ हैरानकुन तौर पर एक ही था। यह भी इत्तला मौजूद है कि एक मीलॉट की शराब नोशी की फ़िल्म एक इदारे के पास थी और वो उसको ब्लैकमेल कर रहे थे। मेरे ख्याल से नाज़रीन यहाँ पे आसिफ सईद खान खोसा साहब की बात की जा रही है या फिर शेख अजमत सईद साहब की बात की जा रही है या दोनों जजेस की बात की जा रही है, लेकिन उनका नाम नहीं लिखा गया। आगे सुने, एक और मीलॉट यहाँ पे भी नाम नहीं लिखा गया जो सुप्रीम कोर्ट के बेंच में शामिल थे। उनके बड़े भाई इत्तफाक ग्रुप में मुलाजिम थे मगर वहाँ से निकाल दिए गए थे। इसी वजह से जज साहब और उनका ख़ानदान शरीफ फैमिली के मुखालिफ हो गए थे। इसी में माय लॉर्ड के भाई एक बार जद्दा में हुसैन नवाज़ की स्टील मिल का खुफिया दौरा करते हुए पकड़े गए और वहाँ मौके पर ही हुसैन नवाज़ ने उन्हें पहचान कर उनकी क्लास दी। उन्हीं में मीलॉड के हवाले से शरीफ ख़ानदान के पास जज अरशद मलिक की वीडियो रिकॉर्ड मौजूद है जिसमें वो बता रहे हैं कि इस ताकतवर मीलॉड ने उन्हें एक दिन अपने दफ्तर में बुलाकर पूछा। ये नाज़रीन यहाँ पे बात गालिबन हो रही है जैसे इजाज़ुल एहसन साहब की भी नाम लिखें। आप इतना संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो फिर नाम भी लिखें। आप अगर आपको किसी ने बताया नाम लिखें। आप नवाज शरीफ को कितनी सज़ा देनी है। अरशद मलिक ने बताया कि इस मुकदमे में इतनी ज़्यादा सज़ा बनती नहीं और यह भी बताया कि कितनी सज़ा देनी है। साथ ही इसमें मिलावट ने गवाहों और बहस के हवाले से बाकायदा हुक्मनामा जारी किया। मिलावट इस्लामाबाद के एक बहुत बड़े प्लाजे के लीगल एडवाइज़र थे। यहाँ पे बात क्लियर हो जाती है कि इजाज़ुल एहसन साहब की बात कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन 1 की बात हो रही है। इस मुकदमे का सुप्रीम कोर्ट में लगा तो खुद बेंच में बैठ गए जो कि क्लैश ऑफ इंटरेस्ट था और अदल इंसाफ के तकाज़ों के सिरियन खिलाफ था। नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला सुनाने वाले बाकी मिलावट की अंदरूनी कहानियां भी इस वक्त इंटेलिजेंस ब्यूरो और शरीफ खानदान के पास मौजूद हैं। उनका जिक्र फिर कब से ही आज जो कुछ खिलाड़ी खान के साथ हो रहा है इस पर भी इंसाफ के ऐवानों के किरदार के हवाले से नित नए सवालात उठ रहे हैं। पहला सवाल तो यह है कि भुट्टो हो या बेनज़ीर, नवाज शरीफ हो या यूसुफ रज़ा गिलानी, सबके ट्रायल ओपन अदालतों में होने चाहिए। इमरान खान का ट्रायल जेल में क्यों? आइंदा इलेक्शन में PTI का क्या किरदार होगा, इस हवाले से मुकम्मल इबहम पाया जाता है, इससे वाज़ेह क्यों नहीं किया जा रहा। आगे नाज़रीन ने पूरा कलाम लिखा है और आगे मैं आखिरी 2 पैराग्राफ पढ़ देता हूँ। नवाज शरीफ कभी मुक़्तदरा और अदलिया के लाडले थे मगर मुक़्तदरा से लड़े तो अदलिया के भी मबगूज़ व मातूब ठहरे और फिर उस वक्त के मिलावट ने उनके खिलाफ नफरत भरे और गैर मुनसफ़ाना फ़ैसले दिए। आज वही सलूक इमरान खान के साथ हो रहा है। तारीख़ के कटहरे में माजी के मिलावट गलत ठहरे, भुट्टो हैं। चलें बहुत कुछ जो इन्होंने लिखा है इमरान खान के साथ गलत हो रहा है। इमरान खान के साथ अदालती कार्रवाई में जेल ट्रायल के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, जेल की प्रोसीडिंग में क्वेश्चन हो सकता है। खान साहब ने जो तोशा खाना के तहफ़ अपने इलेक्शन रिटर्न में जाहिर नहीं किए, क्या कि ये किसी और ने केस बनवाया है जो सोहेल वड़ाई साहब यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं? खान साहब ने जाहिर करने थे ना अपने जो तहफ़ हासिल किए थे अपने इलेक्शन रिटर्न में। और जो खान साहब ने साइफर लहराया था वो खान साहब ने लहराया था, किसी और ने आके, किसी आर्मी चीफ ने, किसी DG ISI ने, किसी सियासी जमात के सरबराह ने भी नहीं लहराया था। अदलिया उस पर फैसला कर देगी कि वो लहराना ऑफिशियल एक्ट की खिलाफ वर्जी थी या खिलाफ वर्जी नहीं थी। और इसके अलावा अगर तोशा खाना का जो केस नैब में चल रहा है वो भी अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल हुआ। वो तहफ़ पहुँचे ही नहीं जहाँ पे पहुँचने थे, घर पे रख के खुद ही असेसमेंट करा के पैसे दे दिए गए। और फिर जो 190 मिलियन पाउंड का मामला था, क्या किसी ने आके इमरान खान साहब से कहा था कि अपनी काबीना में खुफिया तौर पे मीटिंग करके आप उसकी अप्रूवल दे दें, आप उस पर बहस ना कराएं, 190 मिलियन पाउंड बरतानिया से पाकिस्तान वापस आएँ, मलिक रियाज का पैसा वहाँ पे पकड़ा जाए, आप उसे बरतानिया से ला के मलिक रियाज को वापस कर दें? क्या ये नवाज शरीफ ने करवाया, जरदारी ने करवाया, मौलाना फजल रहमान ने कराया, काजी फाइज ईसा ने कराया, आर्मी चीफ ने कराया, DG ISI ने कराया? किसने कराया? हकाइक पूरे रखने चाहिए। इस बात से नहीं डरना चाहिए कि मैं अगर इस तरीके से लिख दूंगा तो फिर मेरी ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। हाँ, बहुत सी बातों के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है कि जेल ट्रायल जो साइफर केस का है नहीं होना चाहिए, जैसे ओपन ट्रायल चल रहा था उसी तरीके से चलाएं। और फिर उसके बाद जो एक और केस है उसमें भी कहा जा रहा है कि आप इन कैमरा कर लें,
मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा। लेकिन बाहर जो खान साहब खुद कहते रहे कि मुझे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, उसकी वजह से उनका ट्रायल जेल में हो रहा है, लेकिन जेल में भी ओपन ट्रायल होना चाहिए। इजाज़त चाहते हैं।